कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से एमएस क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग हेडिंग देख करके ही पता चल गया होगा कि क्या पढ़ने हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग और क्या पढ़ना नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगा दोस्तों, आज बताऊंगा आपको हिस्टोरिकल स्कूल, जो कि जूरिस्प्रूडेंस का मेन टॉपिक है। जो जूरिस्प्रूडेंस विधिशास्त्र, जो कि ये एलएलबी एलएलएम जो भी पीसीएस जे जिस लेवल एलएलबी हॉनर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। कानून क्या है ये तो जानना जरूरी है। तो हम लोग दोस्तों तो ज़्यादा इन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जूरिस्प्रूडेंस से हम लोग पढ़ेंगे आज। विधिशास्त्र से हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक शाखा को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट जो है विधिशास्त्रियों ने आकर के हमें जो है जो कुछ बताया, जैसे हो गए सैमनी हुए, इसके बाद आपके सर हेनरी मैन हुए, इसके बाद जो भी मतलब 2 से 3 4 लोग हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इसमें। इसके बाद और एक जैसे हुए आपके जो है मतलब बहुत सी मतलब 2 से 3 4 जैसे हीगल हुए, ये सब हुए, मतलब बहुत जो है हार्बर्ट स्पेंसर हुए हैं, ये लोग विधिशास्त्री थे। तो इन्हीं के द्वारा बताई गई बातों को हम लोग समझेंगे बढ़िया से, अच्छे से, एकदम सही से। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पीसीएस जे एपीओ जो भी किसी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ तक इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेमेस्टर से एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इससे एक ना एक क्वेश्चन दोनों से पूछेगा, सैमनी हुआ या आपका जो है सर हेनरी मैन, इन लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा बढ़िया से, तो आप लोग देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग टेबल कंटेंट को देख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पहले परिचय, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की परिभाषा। नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की उत्पत्ति के कारण। तो इसमें पढ़ेंगे 3.1 न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की उत्पत्ति के कारण। जो 3.1 पढ़ेंगे न्यायशास्त्र की प्राकृतिक विधि के खिलाफ प्रतिक्रिया से आया है। इसके बाद हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे जो है 3.1 का सेकंड पढ़ेंगे बी नंबर, न्यायशास्त्र से के ऐतिहासिक स्कूल विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र विरोध करता है, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल को न्यायविद। 4.1 पढ़ेंगे मॉन्टेस्क्यू। नंबर 4.2 पढ़ेंगे संगिनी, मतलब सेवनी या संगिवनी जो भी है, संविग्नी। नंबर 4.1 पढ़ेंगे, इसका जो है फ्रीडमैन से संगिनी के सिद्धांतों का समापन किया। नंबर 5 पढ़ेंगे संविग्नी की बोक्सजिस्ट लोकात्मा थ्योरी की मूल अवधारणा पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5.1 का .1 जो है सैवनी के विचारों की आलोचना पढ़ेंगे। इसके बाद 5.1 विचारों की आलोचना पढ़ेंगे। इसके बाद 5.1 का चार्ल्स हेलन, इसमें है 5.1 के पॉइंट में प्रोफेसर स्टोन है। इसके 5.1 के .3 में सन हेनरी मैन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी है इम्पोर्टेंट। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे। इसमें 5.1 में 3.1 में पढ़ेंगे मेन 4 चार्टों में कानून के विकास का वर्णन करते हैं। नंबर 6 पढ़ेंगे स्थिर और प्रगतिशील समाज, एस्थेटिक समाज, इसमें स्थिर समाज पढ़ेंगे, इसमें प्रगतिशील समाज पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 7 पढ़ेंगे जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता का योगदान। इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष। इसमें 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। 8 टॉपिक में भी बांटे गए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके। तो जैसा मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको मज़ा आने वाला। कोई भी काम अधूरा मत छोड़िएगा और सही से पढ़िएगा, ध्यान से नोट बनाते चलिएगा, या मन करेगा तो एक बार ऐसे सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद नोट बनाइएगा। तो परिचय हम लोग देख देते हैं। न्यायशास्त्र सिद्धांत और कानून का अध्ययन है। यह कानून की उत्पत्ति अवधारणा का अध्ययन करता है दोस्तों। जैसे कि कानून की अवधारणा बहुत जटिल है, बहुत ही कठिन है कानून की अवधारणा, लेकिन हम इसको सही से समझेंगे। अलग अलग लोग इसे अलग अलग प्रकार से समझते हैं, बिल्कुल अलग अलग विधिशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से कानून को समझा है।
उदाहरण के लिए कानून के छात्र और वकील कानून को हर विवाद का हल समझते हैं, ये भी जान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि उदाहरण के लिए जो है कानून के छात्र और वकील कानून को हर विवाद का हल समझते हैं। एक सामान्य नागरिक समझता है कि कानून का उद्देश्य उन्हें दंडित करना होता है, ये भी जान लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो ये आपका परिचय हो गया कानून के बारे में, उसके बारे में। इसके बाद देखिए आगे भी नीचे भी दिया, न्यायशास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल ने तर्क दिया था कि कानून सामाजिक रीति और रिवाजों, आर्थिक जरूरतों, धार्मिक सिद्धांतों को लागू करने और समाज के साथ लोगों के संबंधों का पूर्ण रूप है। ये कहा गया था, इन्होंने ये कहा गया था इसमें हिस्टोरिकल स्कूल में कि न्यायशास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल में ये तर्क दिया गया था कि सामाजिक और रीति रिवाजों के, आर्थिक जरूरतें और धार्मिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए समाज के लोगों को संबंधों में लाने के लिए ही एक जो है कानून लाया गया था, पूर्ण रूप है। इसका मेन कारण यही है। ऐतिहासिक स्कूल का पालन करने वाले कानून के प्राकृतिक स्कूल की विचारधारा का समर्थन नहीं करते, ये भी जान लीजिए। कानून के जो ऐतिहासिक स्कूल को प्रयोग करते हैं वो लोग जो वीरशास्त्री इसमें हैं, वो लोग ऐतिहासिक स्कूल में जो लोग हैं वो लोग कानून के प्राकृतिक स्कूल की विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। उनके अनुसार कानून इंसानों द्वारा बनाया जाता है, ये कहा गया है। उनके द्वारा कहा गया, इन लोगों के द्वारा कहा गया, जो है ऐतिहासिक वीरशास्त्री जो थे, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि जो है कानून जो है लोगों के द्वारा बनाया जाता है, समाज को ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, लेकिन ये भी कंडीशन है कि समाज के जो भी ज़रूरतें हैं चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसी के हिसाब से कानून को बनाया जाना चाहिए, ये कारण है। जैसे कि ये तो हमारे इंग्लैंड में ही है, इंग्लैंड का ही देन है सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इंग्लिश ही लैंग्वेज, मतलब ला जो लोग कर रहे हैं वो इंग्लिश ही लैंग्वेज है, वो इंग्लैंड लोगों का ही देन है कि हम लोग इसको सही से पढ़े। बाकी ये कानून इंग्लैंड में ही चलता है कि धर्म के मतलब जो है उसके समाज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ कानून ला बनते जाते हैं। वहाँ का संविधान, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन राइटन नहीं है, लिखित नहीं है, और जबकि हर एक कोई भी देश हो उसका संविधान लिखित है, सिर्फ इंग्लैंड को छोड़ के। देखिए, न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की परिभाषा को हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। क्योंकि लोगों के ज़रूरत में और उनके स्वभाव में बदलाव आता है, ये कहा गया है इसमें कि लोगों को ज़रूरत और उसके स्वभाव में बदलाव आता है, वैसे ही कानून भी बदलना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, कानून जो है बदलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है हिस्टोरिकल स्कूल के जो है वित्तशास्त्रियों ने कहा है। ऐतिहासिक स्कूल लोगों के बनाए गए कानून का ही पालन करता है। कानून लोगों के लिए और लोगों से बनता है। इसका यह अर्थ है कि कानून में बदलाव भी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि खुद की ज़रूरत इंसान खुद बेहतर समझ सकता है, ये कारण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल का मूल स्रोत लोगों की एक प्रथा है जो उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलती है, ये कहा गया है। जैसा कि इसे न्यायशास्त्र का महाद्वीपीय विद्यालय भी कहा जाता है। देखिए, ये भी जान लीजिए आप लोग, जो कि इसमें कहा गया डिफिनीशन में कि कानून जो है लोगों के हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ही कानून बनता है, इसीलिए लोगों के हिसाब से बनना चाहिए। हिस्टोरिकल स्कूल के वीरशास्त्रियों द्वारा कहा गया। दूसरा डिफिनेशन है, यह स्कूल न्यायाधीशों द्वारा कानून के गठन के विचारों और कुछ दिव्य प्रासंगिकता से मूल को खारिज करता है। सालमंड के शब्दों में कानून दर्शन की वह शाखा है जैसे ऐतिहासिक न्याय शास्त्र कहा जाता है, कानूनी इतिहास का सामान्य भाग है, ये कहा गया है। यह कानून इतिहास के बड़े पैमाने से संबंध रखता है। ये कानून जो है इतिहास के बहुत बड़े बड़े पैमानों से जो है साक्ष्य रखता है, संबंध रखता है, क्योंकि विश्लेषणात्मक शास्त्र कानूनी प्रणाली की व्यवस्थित प्रदर्शनी को सही करता है, ये कहा गया है। क्योंकि विश्लेषणात्मक शास्त्र जो है कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है उसको व्यवस्थित उसको सही ढंग से सुधार कर प्रदर्शन लोगों के बीच में लाता है, ये कहना है। पहले यह कानून की उत्पत्ति और विकास को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों और कानूनों को प्रभावित करने वाले प्रभावों के साथ है। दूसरा, यह कानून अवधारणाओं और सिद्धांतों की उत्पत्ति और विकास है जो कानून के दर्शन में एक स्थान के लायक होने के लिए उनकी प्रकृति में बहुत ही आवश्यक है। बस हम लोग डिफिनेशन समझ चुके हैं कि इसमें क्या कहा है। अब हम लोग टॉपिक पे पढ़ेंगे। जैसे न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की उत्पत्ति के कारण हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या था। कोई भी कानून बनती है,
कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी घर में आप काम करते हैं तो उसका कोई रीज़न होता है, तभी आप लोग उसको करते हैं या उस कानून को बनाते हैं। जैसे आपके घर में भी कोई कानून बना होगा, आपके बड़े लोग होंगे, आपसे बड़े लोग होंगे कि ये कानून मतलब ये वो लोग अपना वो दे देते होंगे कि इस पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना, तो उसका भी कोई रीज़न होता है, तभी जो है उस जो है आपके प्रति उभरते हैं, मतलब उस कानून को बनाते हैं या उसको लागू करते हैं। घर में ही होता है, घर में भी कानून बनती है, बाकी वो बात अलग है। ऐतिहासिक स्कूल का यह मानना है कि कानून लोगों को द्वारा उनकी बदलती ज़रूरतों के अनुसार बनाया गया है। ये कहना ऐतिहासिक स्कूल के द्वारा कहा गया, मेरे द्वारा नहीं कहा रहा है। जैसे कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ, ये जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसके द्वारा कहा गया है। ऐसा मत समझना कि सर कहे थे या भाई कहे थे कि जो है ऐसा ऐसा करना है, ऐसा बनाना है, ये सब होता है, तो गलत बात है। आप लोग इस हिस्टोरिकल स्कूल को पढ़ना है तो ऐतिहासिक स्कूल की तरफ से ही हम लोग देखेंगे, उसी के जो है रीत भाव से देखेंगे। आदतों और रीति रिवाज न्यायशास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल के मुख्य स्रोत हैं। डायस के अनुसार ऐतिहासिक स्कूल प्राकृतिक कानून सिद्धांतों के खिलाफ प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था, ये डायस का कहना है। अब हम लोग देखते हैं न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की उत्पत्ति के कारण। न्यायशास्त्र प्राकृतिक बिल के खिलाफ प्रतिक्रिया से आया है, इसकी हेडिंग देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक स्कूल का मानना है कि कानून की उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति से हुई है, यह कहना है। प्रकृति का, नेचर का मानना है, नेचुरल लॉ का, कि ये जो है कानून की उत्पत्ति जो है ये प्रकृति के द्वारा हुई है। इसको अनंत कानून भी कहा जाता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको अनंत कानून भी कहा जाता है, जो है इन्फानाइट कहा जाता है। यह दुनिया की शुरुआत से मौजूद है। ये भगवान की नैतिकता और इरादे के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद इस कानून की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। जान लीजिए ये मतलब भारतीय कानून के जो आर्टिकल, जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है, कुछ आर्टिकल जो है कानून की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं, मतलब अच्छे से उसको व्यक्त करते हैं। तो वो आर्टिकल अभी नहीं, आगे चल के मैं बता दूंगा आपको क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ रहे हैं तो इसमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन को जाना, तो मतलब हर एक जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से तो सब कुछ जुड़ा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी टाइम नहीं है, बाद में बताओ। न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल की विश्लेषणात्मक विधिशास्त्रका का विरोध करता है। देखिए अब क्या करता है। न्यायशास्त्र के विश्लेषणात्मक विद्यालय को ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है, इसको ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब जाने रहिएगा। यह जॉन ऑस्टिन द्वारा स्थापित किया गया है, जान लीजिए। ये जॉन ऑस्टिन द्वारा, जॉन ऑस्टिन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो लोग मैथ से होंगे उनका, वो लोग तो सुने होंगे, मैथ फिजिक्स जो पढ़े होंगे वो लोग जॉन ऑस्टिन का नाम सुने होंगे। मैथ फिजिक्स से जो पढ़े होंगे, मैथ में नहीं है। तो ये इस स्कूल का विशेष सकारात्मक कानून है। यह कानून के मूल में न्यायाधीशों, राज्य और विद्यालयों के ऊपर केंद्रित है। ऐतिहासिक स्कूल लोगों द्वारा रीति रिवाजों और आदतों के माध्यम से कानून बनाने पर जोर देता है। दोस्तों ये दोस्तों इसका कहना है कि ये जो है आपके जो है रीति रिवाजों को देख करके, रीति रिवाज जो जैसे जो समाज में चल रहे हैं उन्हीं की आदतों को देख करके जो है लोगों के बीच में कानून बनाने का जोर देता, मतलब उस पर जो है जोर करता है कि ये कानून को लाया जाए रीति रिवाजों के हिसाब से। न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल के न्यायविद मॉन्टेस्क्यू। अब हम मॉन्टेस्क्यू को देख लेते हैं, मतलब इनको सही से देख लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू कौन है कौन नहीं। तो इनका टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं तो ये 1689 से आपके 1755 तक इनका टाइम पीरियड था। अब बाकी मैं आपको इसमें बताऊंगा सही से क्या है। तो इनका जन्म और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी देख लीजिए। सन हेनरी मैन के अनुसार कानूनी संस्था को समझने के लिए ऐतिहासिक तरीके को अपनाने वाले पहले न्यायवादी मॉन्टेक्यू थे। दोस्तों पहले पहले न्यायवादी थे जो सर हेनरी मैन के उसके समझने के लिए थे। उन्होंने फ्रांस में ऐतिहासिक स्कूल की नींव रखी। उनके अनुसार यह चर्चा करना जो है अप्रासंगिक है, कानून अच्छा है या बुरा है, क्योंकि कानून समाज में प्रचलित सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये इनका कहना है, मॉन्टेक्यू का जो है सर हेनरी मैन के जो है अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण परिस्थितियों पर ही हमारा कानून निर्भर करता है, हमारा कानून डिपेंड करता है, मतलब हमारा कानून उसी पे टिका है, इसी 3 कारणों पे। मॉन्टेस्क्यू ने निष्कर्ष निकाला है कि कानून जलवायु, स्थानीय तथा स्थित दुर्घटना या नपुंसकता का निर्माण है, ये कहना है इनका। उसका मतलब इनका कहना है। उनका विचार था कि समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार कानून में बदलाव होना चाहिए, ये कहना था इनका, कि जो है जैसे समाज बदल रहा है उसे जो है कानून में भी बदलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कानून को जगह की ज़रूरत
का जवाब देना चाहिए और लोगों के समय स्थान और ज़रूरतों के अनुसार बदलना चाहिए। बिल्कुल ये हमारी ओपिनियन है कि ये सही कह रहे हैं। देखिए जो समाज है उसी के अकॉर्डिंग कानून को बदलना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग क्या समझ रहे हैं उसकी बात अलग है। जो इन्होंने कहा वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी अपना ओपिनियन तो नहीं दे सकता। तो ये है। इसके बाद अगला है जो है आपके आ जाएंगे जो है सैमनी या समिग्नी, जो भी कहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका टाइम पीरियड था 1779 से 1861 तक, इनका ये टाइम पीरियड था, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड भी आना जरूरी भी है। ये जर्मनी के जो है फ्रैंकफर्ट शहर में इनका जन्म हुआ था 1779 में। जो है इनकी शिक्षा जो है मार्गोर और मॉन्टेग्यू विश्वविद्यालय में हुआ जो है। तत्पश्चात दोस्तों ये जो है लैंड हसट विश्वविद्यालय में सिविल लॉ के प्राध्यापक रहे तथा बाद में उन्होंने सन 1810 से 1892 तक जो है बर्लिन विश्वविद्यालय में विधि के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। सन 1842 में सेवनी ने प्रेसिया के विधि मंत्री के रूप में पदभार संभाला। जहां से ये सन 1848 में सेवानिवृत्त हुए। सन 1861 में बर्लिन में उनका देवासन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दिया पूरा जीवन परिचय क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए भागा, इनके द्वारा लिखी गई 6 ग्रंथें हैं। अब उनका नाम बताना थोड़ा वो है, टिपिकल है, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं है। चलिए देखते हैं। इनको ऐतिहासिक स्कूल का पिता माना जाता है। देखिए ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्कूल के यही फादर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बाकी सब लोग नहीं पढ़े तो बाकी देखिए। उन्होंने तर्क दिया था कि कानून प्रणाली की जो है सुसंगत प्रकृति आमतौर पर इसके इतिहास और माँ को समझने में विफलता के कारण है। उनका यह मानना है कि कानून को बाहर से उधार लिया जा सकता है और कानून का मुख्य स्रोत लोगों की चेतना है, ये कहा गया है। उनका विचार था कि राज कानून की राष्ट्रीयता की मजबूती के साथ बढ़ता है और जब राज्य की राष्ट्रीयता अपनी ताकत खो देती है तो कानून मर जाता है, यह मिट जाता है, या मर जाता है या मिट जाता है। सही बात। इनका कहना था जब कानून जो है राष्ट्रीयता खो देता है, राज्य की राष्ट्रीयता खो देता है तो कानून मिट जाता है या मर जाता है। फ्रीडमैन ने सैवनी के सिद्धांतों का समापन किया। देखिए सिंपल सा वही वो है, इनका समापन ये इन्होंने किया। कानून भाषा की तरह है, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो अनंतः बढ़ता है। नंबर सेकंड, कानून सार्वभौमिक वैधता का नहीं हो सकता और ना ही कुछ तर्क संगत सिद्धांतों का शासत्व सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया जा सकता है। नंबर 3, कानून सुई जेनेरिस है। सैवनी ने तर्क दिया है कि कानून उस भाषा की तरह है जिसका अपना राष्ट्रीय चरित्र है। कानून नंबर 4 है इनका, कानून बना या मिला नहीं है, यह कृत्रिम रूप से किसी वस्तु के आविष्कार की तरह नहीं बनाया जा सकता, ये भी कहा गया। नंबर 4 कहा गया, इन्होंने कहा है कानून लोगों की चेतना, रीति रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर पाया जाता है। इनका भी कहना था कि जो है ये रीति रिवाजों के कारण ही पाया जाता है। सेवनी के ओस्टजिस्ट लोकात्मक थ्योरी की मूल अवधारणा, हम लोग इसको देख लेते हैं सही से। ओस्टजिस्ट का अर्थ है कि राष्ट्रीय चरित्र, इसके अनुसार कानून लोगों की सामान्य चेतना या इच्छा का उत्पाद है। ओस्टजिस्ट की अवधारणा को जल्दबाजी में कानून के खिलाफ और कानूनी प्रणाली में क्रांतिकारी अमूर्त विचारों को पेश करने के लिए लाया था, ये कहा गया है इनका। सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है गले में, कोई बात नहीं। सैवनी जो है ये कहिए या समिग्नी कहिए, जो भी ये विचारों की आलोचना में, सैवनी के विचारों की आलोचना कई न्यायविदों ने की है। देखिए चार्ल्स एलन ने कहा है, किसने कहा है? चार्ल्स एलन ने कहा है कि जो है, मैं आपको इसमें बता दूं चार्ल्स एलन के बारे में कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, सही से मैं आपको बता दूं। चलिए देखता हूं। चार्ल्स एलन ने कहा है, चार्ल्स एलन की सैवनी के इस दृष्टिकोण की आलोचना की कानून को प्रथा के आधार पर माना जाना चाहिए, ये कहना है इनका।
एलन का विचार था कि रीति रिवाज लोगों के सम्मान, चेतना और परिणाम नहीं है, लेकिन वे एक शासक वर्ग के शक्तिशाली और मजबूत हित के परिणाम हैं। लेकिन इनका कहना था कि जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, दासता जो समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा कुछ समाजों में मान्यता प्राप्त थी और प्रबल भी थी। तो इनका ये कहना था, मेन साफ कहना था कि इनका कहना था कि रीति रिवाजों के कारण जो है सामान्य चेतना का परिणाम नहीं है ये कानून को रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग भी नहीं रखना चाहिए, ये कहना था इनका। उनका उल्टा था। बाकी आगे देखिए। अब देखिए प्रोफेसर स्टोन ने क्या कहा है। प्रोफेसर स्टोन ने सैमनी की आलोचना की और कहा उन्होंने सैमनी ने कानून की दक्षता और योजनाबद्ध कानून और सामाजिक परिवर्तनों की अनदेखी की और लोगों की चेतना पर जोर दिया। उदाहरण के लिए भारत में सती प्रथा की समाप्ति और विधवा के पुनर्विवाह को शक्तिशाली और प्रभावी कानून के कारण बदलने के लिए लाया जाता है, ये कहा गया इनका कारण। इनका कहना है कि जो है परिवर्तन जो है सामाजिक जो है योजनाबद्ध और सामाजिक परिवर्तन के अनदेखी के कारण ही कानून बनाया नहीं जाता। उनका जो विरोध करना था इनका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सर हेनरी मैन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिए। सर हेनरी मैन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इनका मैं टाइम पीरियड बता दूं, इनका भी जीवन परिचय बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनका टाइम पीरियड है दोस्तों 1822 से 1888 इनका टाइम पीरियड है। अब इनका जो है इंग्लिश बीट के ऐतिहासिक विकास में सर हेनरी मैन ने जो है उल्लेखनीय जो है बहुत कुछ मतलब इन्होंने दिया, अच्छे से दिया, क्या नहीं दिया। तो इनका जन्म दोस्तों, इनकी शिक्षा बता दें या नहीं बता, इन्होंने दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की है तथा बाद में सन 1846 से 1854 तक इन्होंने इसी विश्वविद्यालय में विधि के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। राष्ट्र के हित में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया और जो ब्रिटेन वासियों को सामंतवादी निरंकुश शासन व्यवस्था से मुक्ति दिलाई, इसलिए उन्हें सामाजिक डार्विन के रूप में भी जो है कहा जाता है। अब चलिए मैं आगे आप लोग बता दे रहा हूँ, बाकी सब ये सब ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जो इम्पोर्टेंट। सर हेनरी मैन ने अंग्रेजी ऐतिहासिक स्कूल के संस्थापक थे। इंग्लैंड में सर हेनरी माने द्वारा जो है सेवने के इतिहास स्कूल के विचारों को आगे बढ़ाया। जान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर हेनरी मैन की प्रमुख कृतियाँ है, ये भी जो है आपके सेवनी के सिद्धांत पे ही कार्य कर रहे थे। मेन जो है का पहला काम था दोस्तों, प्राचीन कानून 1861 में प्रकाशित हुआ था। नंबर 2 था उन्होंने ग्राम समुदाय 1871 भी लिखा। नंबर 3 है संस्थानों का प्रारंभिक इतिहास 1875 में। नंबर 4 है अर्ली लॉ एंड कस्टम 1883 के शोध प्रबंध। अब मेन चार कार्डों में कानून के विकास का वर्णन कर लेते हैं हम लोग। पहला है, माना जाता है कि शासक ईश्वरीय प्रेरणा के तहत कार्य करते हैं और कानून शासकों के आदेशों पर बनता है। इनका कहना है पहला नंबर में कि जो है कानून जो है ईश्वरीय प्रेरणा है, मतलब ईश्वरीय देन है, लेकिन कानून जो है इनके आदेशों पर बने हैं, मतलब इनका कहना है। नंबर 2 पॉइंट में कहना है, तब राजा के आदेशों को प्रथागत कानून में परिवर्तन कर दिया गया। रिवाज शासक या बहुसंख्यक वर्ग में व्याप्त है। लगता है कि सीमा शुल्क राजा के अधिकार में सफल रहा है। इसका कहना है दूसरा नंबर की कोई सीमा नहीं है इसकी, जो ऐसा है कि लगता है कि सीमा जो है एक राजा के दायरे में है, कोई भी जैसे राजे के दायरे में है उसी राजे के दायरे में ही वो जो है सीमित है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा चरण, रीति रिवाजों का ज्ञान और प्रशासन एक अल्पसंख्यक के हाथों में चला जाता है। मूल कानून निर्माताओं के विध्वंसकारी शक्ति के कमजोर होने के कारण जैसे ही पुजारी रीति रिवाजों का ज्ञान अल्पसंख्यक वर्ग का साधारण वर्ग के हाथों में चल जाता है और शासक अल्पसंख्यक द्वारा अधिगृहित हो जाता है, कानून का नियंत्रण प्राप्त करता है। ये कहा गया इनका कि जैसे जो है कोई भी रीति रिवाज और ज्ञान के प्रशासन जो है अल्पसंख्यकों के हाथों में जाता है, जैसे पुजारी है रीति रिवाजों का अल्पसंख्यक वर्ग साधारण वर्ग हाथों में चला जाता है, वैसे जो अल्पसंख्यक के जो है अधिगृहित भी लोग हैं, ऐसा कहना है इनका। बाकी चौथे चरण में और अंतिम चरण में कानून को संहिताबद्ध और प्रख्यापित किया गया है। ये कहा गया है कि ये कानून जो है संहिताबद्ध और प्रख्यापित है।
स्थिर और प्रगतिशील राज्य स्थैतिक समाज। स्थिर समाज देख लेते हैं हम लोग। समाज जो कानून के विकास के चौथे चरण के बाद अपने कानून ढांचे में प्रगति और विकास नहीं करते हैं, वह स्टैटिक सोसाइटी हैं। स्थिर समाज कोड के युग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो एक स्थित लिमिटेशन रहता है कि उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी सीमा होती है तो वहाँ तक स्थित हो जाएगी, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इनका कहना है कि कानून एक स्थित दायरे के अंदर होना चाहिए। प्रगतिशील समाज में कानून के विकास के चौथे चरण के बाद प्रगति करने वाली समितियाँ प्रगतिशील समाज हैं दोस्तों, जो प्रगति कर रहे हैं प्रतिदिन। प्रगतिशील नाम से जान गए होंगे आप लोग। अब चार्ल्स फ्रेडरिक पुस्ता का योगदान देख लीजिए। पुस्ता एक जर्मन न्यायविद थे। वह सैवनी के शिष्य और ऐतिहासिक न्यायशास्त्र थे। एक महान न्यायविद से जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता है कि विचार सैवनी के विचारों से अधिक तार्किक और बेहतर थे। उन्होंने शुरू से ही कानून के विकास और वृद्धि का पता लगाया है। उनके विचार मुख्य रूप से उस स्थिति पर केंद्रित थे जब सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति जहां सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है, वह राज्य अस्तित्व में आता है और संघर्ष को हल करने के लिए मध्य मार्ग का पता लगाता है। यही कानून है। इनका कहना यह कानून है। मतलब जो है ये सैवनी के शिष्य थे, जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता। इनका भी कुछ कहना था। पुस्ता के विचारों को मुख्य अवधारणा यह थी कि ना तो लोग और ना ही राज्य के केवल कानून बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। राज्य और व्यक्ति दोनों कानून के स्रोत है दोस्तों। ये दोनों मिल करके ही कानून को तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य ही बना रही है तो स्टेट बना ली कानून तो कानून हो गया। ये गलत है। इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। इनका कहना है कि दोनों लोग की सहमत होना जरूरी है। सही बात है, ये भी मेरे तरफ से भी सही है। पुस्ता ने मानव इच्छा और राज्य की उत्पत्ति के दो तरफा पहलू दिए। पुस्ता और सैवनी के कुछ बिंदुओं के बावजूद उन्होंने सैवनी के विचारों में सुधार किया और उन्हें अधिक तार्किक बना दिया। ये कहना है जो इन्होंने सैवनी के अपने जो गुरु के विचारों में थोड़ा बहुत सुधार किया और अच्छा बना दिया इस तार्किक को। अभी निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। लास्ट है हेडिंग, तो आप लोग उग चुके होंगे। वैसे न्यायशास्त्र ऐतिहासिक स्कूल में कानून की उत्पत्ति का वर्णन है। इस स्कूल का तर्क है कि कानून नहीं बनाया गया था। कानून का मुख्य स्रोत किंग्स जजमेंट, सीमा शुल्क और आदतें हैं। सेंट हेनरी मैन के अनुसार मॉन्टेस्क्यू ऐतिहासिक स्कूल का पहला न्यायविद था। सर हेनरी मैन में अंग्रेजी हिस्टोरिकल स्कूल के न्यायविद थे और अधिक तार्किक था और संहिता कर्ण और कानून की अवधारणा को स्वीकार करता था। ये जान लीजिए। मतलब ये कानून के ये तार्किक रूप का स्वीकार करते थे। इनका ये मेन कहना था। बस तार्किक मतलब टेक्निकली रूप, लॉजिकल रूप ये जो है अपना स्वीकार करते थे। तो यही विधिशास्त्र। तो जहाँ तक है ये वीडियो यहीं तक नहीं, अब थोड़ा आगे और है। सैवनी हिस्टोरिकल स्कूल के पिता थे। उन्होंने तर्क दिया था कि कानून भाषा की तरह है और एक राष्ट्रीय चरित्र है। कानून सार्वभौमिक नहीं है। जबकि पुस्ता ने सैवनी के विचारों में सुधार किया और तर्क दिया कि राज्य और लोगों दोनों के समान रूप से महत्वपूर्ण है और कानून के स्रोत हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बात बिल्कुल कह रहा है। ये सही थोड़ा बहुत उसको जो है सैवनी के डिफिनेशन को, सैवनी के सिद्धांत को सही सा थोड़ा सा और बढ़ा दिए, मान उनका बढ़ा दिए। शिष्य थे भाई तो मान बढ़ाना जरूरी भी था। गुरु ही गुरु होता है, लेकिन शिष्य भी कभी जान लीजिए बड़ा हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ अलग ही सीख लेता है। तो जहाँ तक वीडियो दोस्तों आज यहीं तक था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, सही से लगा हो। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी जो लोग चैनल पर नए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। 1 सेकंड के लिए टाइम निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। बाकी अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक भी करिएगा, जरूर कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। आपको हिस्टोरिकल स्कूल पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।